जिस हम 90 के दौर की बात कर रहे हैं, जो जातिगत हिंसा आपने कहा कि उसे किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से उद्देश्य को जो पहले ही था उसे और बढ़ाया गया और बाद में इस तरह से उसने हिंसक रूप लिया। अब उसके और भी, उस जंगल राज के और भी कई पहलू थे, जिसमें अपहरण थे, जिसमें कह सकते हैं कि पूरा नकल वाला पूरा एक माफिया था, जिसमें शहाबुद्दीन जैसे डॉन भी खड़े हुए। शहाबुद्दीन से अगर मैं स्टार्ट करूं, जो व्यक्ति सांसद था, मैं आज भी सोचकर हैरान हो जाता हूं, बाद में उसके घर से जब छापा पड़ता है तो वहाँ पर पाकिस्तान में बने हथियार पाए जाते हैं। मतलब ये मैं इमेजिन नहीं कर सकता। और शायद आप ही के, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि एक वक्त ऐसा भी था जब उस सेंटर में शायद स्टेट होम मिनिस्टर बनने की कगार पर भी थे। तो ये सब कैसे हुआ कि वो इतने मजबूत कैसे हो गए, और क्या वजह थी कि जब वो सिवान से सांसद थे तो एक वक्त उसे मिनी पाकिस्तान भी कहते थे? लालू जी को पावर में रहने के लिए इन लोगों की जरूरत थी, और इन लोगों को लेजिटिमेसी के लिए एक पार्टी के सिंबल की जरूरत थी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इन लोगों से मतलब आपका? शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, सुरेंद्र यादव, जितने भी ऐसे लोग। ठीक है। तो लालू जी को पता था कि अगर मुझे जीतना है इलेक्शंस, तो ये वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जीत सकते हैं। अब ये कैसे जीतते हैं वो मैं नहीं देखूंगा, मैं आंखें मूंद लूंगा। और फिर इन क्षेत्रों का जिम्मा एक तरह से मैंने इनको दे दिया कि मैं तुम्हारे क्षेत्र में इंटरवीन नहीं करूंगा, तुमको जो करना है कर लो अपना, लेकिन तुम्हारे यहां से अगर 10 सीटें हैं विधानसभा की, तो 10 में से 10 मुझे दे दो। तो जिसने ज्यादा सीटें दी थी, बाकी चीजें उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बिहार को एक प्रकार से बांट दिया गया छोटे छोटे फीफडम्स में, और उन क्षेत्रों में एक्चुअली वहां के डीएम, एसपी या कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजंस नहीं लेते थे इन लोगों से पूछे बिना। डीएम भी नहीं लेते थे? बिल्कुल नहीं। कंसल्ट भी मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पूछे बिना। एंड देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ दिस। इंस्टेंसेस हैं। शहाबुद्दीन अगर सीवान के क्षेत्र से जीते हैं तो इसलिए नहीं जीते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दहशत थी वहां पे। आज भले यहां बिहार में ये पूरा एक प्रकार से नैरेटिव देख रहे होंगे कि एसआईआर है तो वोट का हक छीना जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया से को बाधित किया जा रहा है। 90 के दशक में चुनाव होते थे। कोई भी अगर सीरियस जर्नलिस्ट या कोई भी अगर सीरियस पॉलिटिकल कमेंटेटर बता दे कि 90 के दशक में किस प्रकार के चुनाव होते थे बिहार में, देखा है हमने आंखों से अपने। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। डेटा है 1990 से 2004 का जो चुनाव जितने भी हुए बिहार में, 650 लोग मारे गए सिर्फ चुनाव में। मैं इधर उधर नहीं बोल रहा हूं। आज जब चुनाव होते हैं आप सुनते कोई मारा गया चुनाव में? बिल्कुल। एक भी आदमी मरता है क्या चुनाव के दिन? कितने बड़ी चीज हो जाएगी चुनाव मर गया, तो मजाक लगता है। 2015 के बाद बिहार में किसी भी चुनाव में कोई नहीं मरा, आज तक एक आदमी नहीं मरा। उस 15 साल में 650 लोग कैसे मर गए? जितने भी चुनाव होते थे, सिवान की अगर आप बात करेंगे तो सिवान में एक सिंपल सा रूल था। एक तो वहां पे किसी भी पार्टी का ऑफिस नहीं खुल सकता था। अरे दीज आर कोटेड फैक्ट्स। किसी पार्टी का कभी ऑफिस नहीं हो सकता था सिवान में, सिंपल रूल। किसी भी पार्टी का कोई झंडा अपने घर पे नहीं लगा सकता था। शहाबुद्दीन के फोटोज लगे होते थे दुकानों में, ये दिखाने के लिए कि आप एलिजेंस है आपका। उसके फोटोज लगाते थे लोग अपनी अपनी दुकानों में। इस प्रकार का दहशत था वहां पे। आप जब ये फोटो वाली बात बोल रहे हैं तो मुझे नॉर्थ कोरिया और सीरिया की याद आ गई। वहां पर भी किम जोंग के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए लोगों को अपने दफ्तरों और घरों में फोटो लगानी कोई पड़ती। अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है उस दौर के सिवान में और कहीं में। और वहां पे जिस भी बूथ में अगर शहाबुद्दीन को चुनाव हुए और कम वोट मिल गया, तो उस बूथ में जिस व्यक्ति ने भी कम वोट लाने में इनको रोल अदा किया उसकी खैर। 96 के चुनाव के बाद एक मुखिया की हत्या कर दी गई क्योंकि उनके बूथ में शहाबुद्दीन को कम वोट मिले थे। 2005 में जो वहां पे कैंडिडेट थे बीजेपी के, ओम प्रकाश यादव, चुनाव के बाद उनके घर पर गोलियां चलवाई गई और फिर उनको सिक्योरिटी देनी पड़ी। अरे लोकसभा कैंडिडेट के घर पे गोलियां चलवाना आप समझ रहे हैं? और फिर वो कैंडिडेट फिर सिक्योरिटी में घूमता रहा। डीएमएसपी की जो मैं बात कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, 95-96 की बात होगी, चौबे जी थी वहां के एसपी। उन पर जानलेवा हमला किया गया। एसपी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और वो व्यक्ति किसी प्रकार से बच के निकल गया। जो इंसिडेंट है जिसके बाद उनके घर पे रेड हुई, वो इंसिडेंट क्यों है? उन्होंने एसआई को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। और इसलिए क्योंकि वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने आया था जो एक हत्या का आरोपी था और उनके घर में छुपा हुआ था, और उनको थप्पड़ मार दिया पूरी पुलिस के सामने। लेकिन फिर पुलिस ने रिटेलिएट किया और
उनके घर पर जो भी है उनके घर पर रेड किया, और फिर रेड में फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, 2 पुलिस वाले मारे गए, पुलिस के सारे जीप जला दिए गए, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, पूरी एक तरह से वॉर हुआ वो। फिर वो लोग फरार हो गए, फिर उनके घर पर रेड पड़ा, और फिर उसमें जाके निकले आपके जो नाइट विजन गॉगल्स निकले, लेजर गाइडेड गन्स निकले, जो आप मूवीज में देखते हैं जैसे यूएस सील वाले ना जो यूज करते हैं, लेजर गाइडेड गन्स है, नाइट विजन गॉगल्स है, और उस पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क थे, बताइए। और ये रिपोर्ट है ऑफिशियल, डीपी ओझा उस समय डीजीपी होते थे बिहार के, और राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट भेजी कि देयर आर आईएसआई लिंक्स ऑफ दिस मैन, जो इनके घर से ऑर्डिनेंस निकले हैं उस पे मार्क है। तो इसको तो कोई झुटला भी नहीं सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है ये। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया उनको, ही वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट, एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप किस हक से अपने घर में ऐसी चीजें रख सकते हैं जो रखना, सिविलियंस छोड़ दीजिए, पुलिस भी अलाउड नहीं है इंडिया में नाइट विजन गॉगल्स और लेजर गाइडेड गन्स रखने के लिए, सिर्फ आर्मी रख सकती है, तो आपके घर में कैसे? और उन्होंने 2 भाइयों की हत्या भी करवा दी थी, तेजाब सतीश और गिरीश अगरमैन, वो क्या किस्सा था? बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। चंदा बाबू वहां पे एक जवान के व्यक्ति थे, और उनके बेटे वहां पे एक दुकान चलाते थे वहीं की मार्केट में, और क्या जनरली शहाबुद्दीन का लेवी वसूल होता था पूरे मार्केट से और हर किसी से। तो उनके दुकान पर जब वो अपना हफ्ता वसूल करने आए तो कुछ विवाद हुआ, ठीक है, और विवाद में क्या हुआ, इन लोगों को डराने के लिए उस भाई ने बगल की दुकान से तेजाब लेके आया, और डराने के लिए इन लोगों को तेजाब दिखाया। तो ये लोग 2-4 लोग थे, ये लोग चले गए वापस, जो शहाबुद्दीन के लोग थे। फिर वो पूरे गुट के साथ वापस आते हैं, और 3 भाई है, तीनों भाई को ये उठाते हैं, तीनों भाई को खेतों में ले जाते हैं, उनके हाथ पांव बांधते हैं, 2 भाइयों को तेजाब से नहला देते हैं, तीसरा भाई वहां से भाग जाता है, और वो चश्मदीद गवाह होता है इस पूरी घटना का, उसकी बहुत खोज खबर होती है, वो फरार रहता है। फिर जब केस फाइल होता है, और ये केस बहुत दिनों तक चलता रहता है, और जब ये केस की फाइनल हियरिंग होती है, और वो जो तीसरा भाई है उसे गवाही देनी होती है, 2015-16 के आसपास की ये बात है, इनफैक्ट बहुत बाद की, मतलब जंगल राज से भी बाद की बता रहा हूं मैं, 15-16 या उसके कुछ ईयर में गड़बड़ हो सकता है। और गवाही के 1 हफ्ते पहले इस भाई की, तीसरे भाई की हत्या कर दी जाती है। उफ। और जिस कुछ दिनों पहले उसकी शादी हुई होती है, तो चंदा बाबू का तीसरा बेटा भी मर जाता है। आपकी बातें सुन रहा हूं तो लग रहा है कि आजकल जो हम वेब सीरीज देखते हैं, बिहार के अपराध पर जो फिल्में बनी हैं, उनमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि जो भी वहां पे रहा नहीं है, या जिसने इन चीजों को देखा नहीं है, वो उसकी ग्रेविटी को कभी महसूस या इमेजिन भी नहीं कर सकता है। फियर को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कभी भी, फियर को आप कभी भी सिर्फ महसूस कर सकते हैं वहां रह के। जिसने डर देखा है, जब तक वो वहां पे रहा नहीं होगा ना, इट कैन ओनली बी फेल्ट एट दैट मोमेंट एट दैट प्लेस। बाद में कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और मृत्युंजय जी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये जो पूरा दौर था, ये तो शायद गुलामी के दौर से भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि गुलामी के दौर में कुछ चीजें तो अंग्रेज रैशनल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको आपकी जाति के आधार पर मार दिया जा रहा है, आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, आपको हफ्ता देना पड़ रहा है, आप शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप ही की रिपोर्ट में लिखा था, बुक में भी, कि 30,000 अपहरण हुए। बिल्कुल, 32,000 अपहरण हुए, लगभग एक जगहों से 2-2 अपहरण एक दिन में हो रहे हैं। मतलब ये तो किसी भी आदमी के लिए नर्क से भी ज्यादा बुरी जगह है। बिल्कुल। जो पश्चिमी चंपारण है, जहां से कहते हैं कि ये अपहरण उद्योग की शुरुआत हुई, डेटा है, बीच में आप देखेंगे वहां का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है बेतिया, प्रत्येक दिन 2 अपहरण होते थे, दिन के दो। सोच लीजिए। और पुलिस क्या कर रही थी? नॉन एग्जिस्टेंट थी पुलिस कुछ नहीं होती थी। देखिए, पुलिस वही करती है जो स्टेट उसको करने के लिए कहता है। पुलिस कठपुतली होती है स्टेट की, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जैसे डायरेक्ट किया जाएगा वो कहेगी। पुलिस को अगर कहा जाएगा एनकाउंटर कर दो तो एनकाउंटर कर देगी, पुलिस को अगर कहा जाएगा छोड़ दो इसको तो पुलिस छोड़ देगी। तो स्टेट ने पुलिस को इस प्रकार से पंगु बना रखा था, और सिर्फ नीचे नहीं, ऊपर से नीचे तक। जो पूरे राज्य के डीजीपी होते थे उनको लालू जी मुंशी जी कहते थे। मुंशी जो थानों में अपने क्लर्क नहीं होता है, और पब्लिकली कहते थे क्या मुंशी जी क्या हाल है, और ये ह्यूमिलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि तुम अपने आप में अधिकारी समझते होगे, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारी औकात मुंशी की है। और जब स्टेट का डीजीपी, आप उसके पूरे महकमे के सामने उसको मुंशी जी बोलते हो, तो उस डीजीपी की क्या औकात रहेगी।
उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे लालू जी के, मुकुंद प्रसाद, एंड दिस इज अगेन अ फैक्ट, मुकुंद प्रसाद पीकदान उठाते थे उनके लिए पान थूकने के लिए। ही वाज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उस मुकुंद प्रसाद की क्या इज्जत रहेगी किसी के सामने, क्या वैल्यू रहेगी? और आई हैव कोटेड इन द बुक कि 1992 में सिर्फ 2 साल उनके राज के हुए थे। मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स इन द स्टेट, करीब 384 या कुछ उस समय सेंट्रल लेवल ऑफिसर्स थे, आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स, 160 के आसपास उन्होंने सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी कि हमें यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो नहीं रह पाएंगे, कहीं और भेज दीजिए। तो पुलिस एक प्रकार से नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। और पूरे स्टेट का, चाहे आप नरसंहार देख लें, इस प्रकार के क्राइम्स का सबसे बड़ा रीजन यही था कि स्टेट ने अपना रोल अदा करना छोड़ दिया था। उसने कह दिया था कि तुम अपने पे हो, देख लो अपना जो करना है, एवरीबडी टू देयर ओन, स्टेट कहीं नहीं आने वाली।